हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा। इसका हमने कल 20वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं। गुड़िया और रमावती की मौत ने चांदपुर के हवा पानी को हिला दिया था। इस घटना के धीरे धीरे 15 दिन बीतने को थे, लेकिन आज भी हर चेहरे पर इस दर्दनाक कथा की एक एक लाइन पढ़ी जा सकती थी। जिस बाप के घर भी बेटी थी, वो दहशत में था। सबके चेहरे पर वही सवाल था, क्या होगा भगवान? हम खेत बेचकर, कर्ज लेकर, लोन लेकर बेटी की शादी कर भी देंगे, तो क्या गारंटी है कि बेटी खुश रहेगी? यही सोचते हुए गाय को सानी पानी भूसा लेहना देने वाले उमेश एक टूटी हुई खांची बुन रहे थे। 15 दिन से एक बेहिसाब चुप्पी थी जो उनके माथे पर दर्ज थी, और इस बेहिसाब चुप्पी को देखकर दीना ने उनको फिर समझाया, अब रुक जाओ। पिंकी की शादी में जल्दीबाजी मत करो। तुमने गुड़िया का हश्र देख लिया ना? आज तो गुड़िया 6 महीने में मर गई। पूनम रोज मर रही है, उसका क्या होगा? ठीक यही बात खेदन ने भी समझाई। मेहरारू के कहने से भतीजियों का जीवन चौपट मत करो। अब पिंकी का ब्याह सोच समझ कर करो। इन तमाम सलाहों को सुनते हुए भी उमेश कुछ न बोलते थे। मैना भी चुप ही रहती थी। यही कारण था कि 20 दिन पहले तक जल्दी जल्दी लड़का देखने और शादी करके पिंकी को हटाने की हड़बड़ी पर इन दिनों विराम लग गया था। और इस विराम से घर में इतना ही परिवर्तन हुआ था कि अति क्रूर चाची की आवाज जरा नर्म हो गई थी। और नर्म होने से यह हुआ था कि चाची ने पिंकी को हर बात पर कुत्ते बिल्ली की तरह दुत्कारना कम कर दिया था। इधर जिस दिन गुड़िया के मरने की खबर आई थी, उसी दिन से पिंकी कभी पूनम और मां को पकड़कर रोती थी, तो कभी आजी को पकड़कर। बार बार गुड़िया का वो चाँद जैसा सलोना चेहरा याद आ जाता, वो सरस्वती पूजा की बातें। ए पिंकी, हमारे ब्याह में गीत गाने आओगी ना? देखते ही देखते 100 वॉट के बल्बों को मात देती गुड़िया की उजली हंसी पिंकी की आंखों की पुतलियों पर टेक जाती थी। पिंकी को याद आया शादी की वो रात। शायद ही किसी को सजाने में उसने इतनी मेहनत की हो। उस रात पूरे 3 घंटे लगे थे, लेकिन जिसने भी गुड़िया को देखा वो वाह वाह कर उठा था। उसे याद आया शादी से लौटते वक्त रमावती की बातें। हे बबूनी, तोहार गला में साक्षात सरस्वती जी बसती है। ए बबूनी, खाना खाकर जाना हो। फिर वो पगले मंटू की बातें, हमको भी सजा दोगी ना? ये सब याद करके पिंकी के आंसू रुकते न थे। ऐसा लगता कि वो खाना बनाती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, मसाला पीसती कोई हार्डमांस की मशीन हो, जिसको अब सुध नहीं है कि कब दिन हो रहा है, कब रात, कब दोपहर और कब सांझ। लेकिन इस मुसीबत में गनीमत यही है कि चाची से गाली मिलनी कम हो गई है। उनके रवैये में जरा सी नरमी आई है। इधर आज बड़े दिन बाद पिंकी को मनोजबो भौजी ने बुलाया है। पिंकी जैसे ही दरवाजे से निकली, उमेश ने खांची बुनते हुए ही पूछा, कहाँ रे? मनोजबो भौजी बुला रही है। ठीक है, जा, जल्दी चले आना। 10 मिनट में आ रही हूं चाचा। इतना कहकर उसने महसूस किया कि पहले तो चौखट से बाहर पैर रखते ही एक ताजी हवा आती थी। उसके कदम हवा में उड़ते थे, लेकिन आज न जाने क्यों चलते हुए लग रहा है कि कोई पैरों में जंजीर बांधकर पीछे खींच रहा है। अचानक गली के कुत्ते बोलने लगे। कहीं दूर एक टिटहरी चिल्ला उठी। पिंकी को याद आया कि आजी जब लकवाग्रस्त नहीं थी, तब इसी टिटहरी को 4 गाली देकर कहती थी कि इस रांड का बोलना बहुत अशुभ है, कहीं से कोई खराब समाचार आएगा। इसी उधेड़बुन में मनोजबो भौजी का घर आ गया। भौजी अभी चूल्हा जलाकर बबुआ के लिए दूध गर्म कर रही थी। पिंकी को देखते ही भौजी के हाथ रुक से गए। हाथों की चूड़ियों की खनक थम गई, मानो न जाने कब से इन आंखों को पिंकी का इंतजार हो। लेकिन भौजी को देखते ही पिंकी की दोनों आंखों की कोर से लोर टपकने लगे। भौजी ने किचन से निकलकर गले लगा लिया। का हुआ बबुनी, काहे इतना रोती हो? पिंकी कुछ न बोल सकी, लेकिन बबुआ उसकी गोद में चढ़ गया। पिंकी की आंखें बंद हो गई, होंठ उसके बबुआ को चूमने लगे। बबुआ हंस पड़ा। इस अनजानी हंसी ने पिंकी को एक गहरे संतोष से भर दिया। उसका मुरझाए चेहरे सुबह के फूल जैसे खिल गए। इधर भौजी ने पिंकी के सामने लड्डू रख दिया। हे बबूनी, मिठाई खाओ, तनिक भी मत देना। सुबह से 4 खा चुका है, पेट खराब हो जाएगा। आंसुओं को आंखों में समेटकर पिंकी बोली, भौजी,
हमें कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। बस आपसे एक चीज मांगना था। दोगी तो बताओ। अरे, बताओ बताओ क्या चाहिए। हम कभी कुछ मना किए हैं? पिंकी ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बड़े संकोच के साथ पूछा। भौजी, बबीता की इंटर वाली किताबें हैं ना? हाँ, होंगी रैक पर कहीं। खोजना पड़ेगा। मुझे वो किताबें दे दो। भौजी की भौहें तन गई। अब तो तुम इंटर पास हो गई, अब क्या करोगी? भौजी, क्या बताऊं, आजकल मन एकदम बेचैन रहता है। हमारा कॉपी किताब वाला बैग भी बाढ़ में बह गया। गुड़िया का समाचार सुनकर एक घड़ी जीने का मन नहीं करता है। सोचते हैं कुछ लिखेंगे पढ़ेंगे, थोड़ा मन लगेगा। बाकी तो जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा ही। इतना कहकर पिंकी ने फिर सिर झुका लिया। भौजी मुस्कुराने लगी। अच्छा, और काका सोचा है हमारी ननद ने? कुछ न भौजी। अब सोच लिया है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कल से हम टोले भर की 10वीं 12वीं की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। अरे, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन ये सब कैसे दिमाग में आया बबूनी? भौजी, तुम तो जानती हो कि चांदपुर में लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। सबको पता है कि नकल मारकर सब पास हो जाएंगी और इंटर बाद ब्याह ही कर देना है, तो इनको आगे पढ़ाकर क्या होगा? भौजी इस बात से सहम सी गई। उन्हें याद आया कि वो भी तो कभी खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन झट से उनका ब्याह कर दिया गया। आज पिंकी की बातें सुनकर ऐसा लगा मानो पुराने घाव पर उसने हाथ रख दिया हो। पिंकी फिर बोली, भौजी, अब सोच लिया है कि इंटर तक हम लड़कियों को सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं, बल्कि बहुत कुछ पढ़ाएंगे और परसों से खुद भी कुछ सीखने पढ़ने साहित्यवार जाएंगे। भौजी ने चूल्हे पर चाय चढ़ाकर पूछा, अब क्या सीखोगी? भौजी, वक्त आने दो, आपको सब बताऊंगी। पिंकी में अचानक हुए इस परिवर्तन और परिपक्व बातों से भौजी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन एकाएक उनका चेहरा लटक गया। पगला गई हो क्या? चाचा चाची को कैसे मनाओगी? चाचा मान भी गए तो क्या चाची मान जाएगी? मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? जैसे गुड़िया की लाश निकली है, उत्तर टोला से 2 लाशें और निकल जाएंगी। लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। बहुत दिन तक घुट घुट के जी लिए, छुई मुई बनकर रह गए हम। अब सोच लिया है कि इस चाची के ताने को बर्दाश्त नहीं करना है। इतना कहने के बाद पिंकी थोड़ी उदास हो गई। आवाज की गति धीमी हो गई। आंखों में आंसू उतर आया। जानती हो भौजी, चाची को डर है कि हम भागकर कहीं ब्याह कर लेंगे। उसको कैसे बताइए कि हम सम्मान के साथ चांदपुर से विदा होंगे? ये प्रण है हमारा। लेकिन अभी तो हमको इस चांदपुर से बहुत कुछ सीखना और उसको सिखाना भी है, वरना ऐसे ही हर घर में पूनम और गुड़िया घुट घुट कर मर जाएंगी। भौजी ने टोका, बबूनी, तुम्हारा सारा सोच सही है, लेकिन ये चांदपुर बैकवर्ड गांव है। यहां सिर्फ लड़के ही लोफर आवारा नहीं है, गार्जियन भी वही है। देखा ना, पर साल बिसराम की बेटी का कोचिंग छुड़वा दिया लड़कों ने। रास्ते में ही बैठे रहते थे, साइकिल से पीछा करके छेड़ते थे। तुम बताओ, इस दियरा के सुनसान खेत भरे रास्ते में कौन अपनी बेटी पढ़ने को भेजेगा बबूनी? हम तो मना ही करेंगे। अब तुम सोच लो, कुछ इधर उधर हो गया तो चाचा का ऐसे ही गांव में निकलना मुश्किल है। आगे मुंह दिखाना और भारी हो जाएगा। भौजी के मुंह से ये सुनते ही पिंकी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भौजी, हम ठीक रहेंगे तो कोई लोफर आवारा कुछ नहीं करेगा। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। चुपचाप हाथ मुंह बांधकर आना है और जाना है। साइकिल हमको दे दो। तुम बस अपनी ये कहकर पिंकी उठ खड़ी हुई। इस बार उठने में हताशा और निराशा नहीं, बल्कि एक अनजाना आत्मविश्वास था। मानो इस संकल्प से एक उत्साह आ गया हो, एक नई जिजीविषा का सूत्रपात हो रहा हो। भौजी ने कहा, रैक पर किताबें होंगी, देखकर उतार लो और जो जो मन करे ले लो। भौजी के इस सहयोग भरी भावना से पिंकी खिल उठी। अगले ही पल उसके हाथों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सारी किताबें आ गई। वो एक डिलाइट ऑफ जनरल इंग्लिश, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कुछ काका विद्या की गाइड, प्रेमचंद का एक फटा उपन्यास निर्मला, सरिता, कादम्बिनी, गृह शोभा के कुछ पुराने अंक। पिंकी ने एक झटके में सबको समेट लिया, मानो कोई अनजाना सा खजाना हाथ लग गया हो। उसने देखा कि बबीता की शादी के बाद ये सब किताबें फेंक दी गई हैं। मनोज भैया की खरीदी इन पत्रिकाओं पर धूल जम गई है।
पिंकी बहुत देर तक निहारती रही, एक एक किताब के एक एक पन्ने को, पत्रिकाओं के कवर को, लेकिन हाथों की उंगलियां काव्य संकलन को बार बार छूती रही और महसूस करती रही कविता की लयात्मकता को अपने भीतर। पिंकी ने देखा, महादेवी जी की आंखों के पास धूल जम गई है, उनके चश्मे को चूहों ने कुतर दिया है। उसने झट से अपने दुपट्टे से पोंछ दिया। अचानक वर्षों की धूल खाए अक्षर फिर से चमक उठे। किसी अंधेरे घर में सोई किताबें एकाएक पिंकी से कह उठी, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जाग, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये था इस पुस्तक का 21वां अध्याय। कल हम इसका 22वां अध्याय पढ़ेंगे।